नमस्ते प्यारे बच्चों। तो देखिए, हम इस वीडियो के माध्यम से देख रहे थे कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से, और एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को हमने भर भी लिया था। तो पिछले वीडियो के माध्यम से हमने इसका अध्याय एक जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका अगला अध्याय देखेंगे, और इस अगले अध्याय में यानी पाठ 2 है ना, अध्याय 2 दिया गया है यहाँ पर। देखें तो अध्याय 2 में ये अनुक्रमणिका दी गई है। इसमें है व्यापार से सामान तक कंपनी का की सत्ता और स्थापित होती है। तो ये देखें यहाँ पे अध्याय 2 में यहाँ देखें ये हमारा इतिहास है जो दिया गया है, इसका अध्याय 2 है, और इसमें है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। सबसे पहले तो ये देखें बहुविकल्पीय प्रश्नों में इसमें से हमें छांट करके भरना है कि प्रश्न 1 दिया है, ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआती व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? तो किससे? फैक्टर से, ये वाला ऑप्शन। और फरमान शब्द का अर्थ क्या है? फरमान शब्द होता है शाही आदेश। क्या? शाही आदेश। यहाँ हम इसको भर देंगे। चलिए अगला प्रश्न तीसरा में भरना है हमें, मालाबार तट किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो काली मिर्च और इलायची के लिए। इसका बी वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे सही का निशान बना लेना है और भर देना है। प्रारंभिक ब्रिटिश भारत शासन काल में शासकीय इकाइयों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाता है प्रेसिडेंसी, बी वाला ऑप्शन है। और कुशासन के आधार पर किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया है? तो ये जो था अवध राज्य। कौन सा राज्य? अवध, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमें इसको भरना है। चलिए अगले प्रश्न जो हमारे खाली स्थान या रिक्त स्थान जो दिए गए हैं, यहाँ देखें इनको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो ये देखिए ये दिया गया है इसमें कि ईसवी में हुगली नदी के किनारे खालिस्तान व्यापारिक कंपनी की फैक्ट्री आरंभ की गई थी। इंग्लिश से की जो व्यापारिक कंपनी है वो यहाँ पे स्थापित की गई है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत की दीवानी प्राप्त हुई है। सिराजुद्दौला की पराजय में उसका सेनापति मीर जाफर में भी एक उसका कारण था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में गोद तथा निषेध या हड़प नीति चलाई गई। कौन सी? गोद तथा निषेध हड़प नीति। ब्रिटिश कंपनी काल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। ये एक्ट बनाया गया था। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न जो हमें यहाँ पर दिया गया है कि किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था? तो ये जो वास्को डी गामा था पुर्तगाली, इस यात्री के द्वारा भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। इजाज़तनामे में से क्या मतलब है? जो इजाज़तनामा होता था, तो इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई व्यापारिक कंपनी इजाज़तनामे में बताए गए इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई होड़ नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है इजाज़तनामे में इसका विवरण है। चलिए आगे देखें प्रश्न 9वां। इसमें दिया गया है कि जो बक्सर है, बक्सर के युद्ध के क्या परिणाम हुए थे? बक्सर की जो लड़ाई हुई है तो उसका हमें यहाँ पे विवरण बताना है, उसका परिणाम बताना है कि इस युद्ध में क्या हुआ था। तो देखिए यहाँ जो बक्सर का युद्ध है, सबसे पहले महत्वपूर्ण परिणाम भारत के सर्वोच्च शक्ति सम्राट शाह आलम, उसका नवाब वजीर व बंगाल का नवाब संयुक्त रूप से पराजित हुई है। युद्ध में सम्राट के हारने से कंपनी की शक्ति और प्रभुत्व को जनता को स्वीकार करना पड़ा, जिससे भारत शक्तियों की प्रतिष्ठा का बिल्कुल पतन हो गया था। क्या हो गया था? पतन हो गया था, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। अगला प्रश्न देखें तो इसमें अगला प्रश्न दिया गया है, यहाँ देखिए इसमें है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई क्यों महत्वपूर्ण हुई? तो जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है, ये तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिव राव भाव पेशवा के बीच में लड़ी गई थी, जिसमें मराठों की हार हुई। यह मराठों की सबसे लंबी हार थी। इस काल ने युद्ध ने भारत में अंग्रेज़ों की विजय के रास्ते खोल दिए थे। तो ये इस लड़ाई में ये हो गया था। चलिए आगे देखें प्रश्न 11वां दिया, यूरोप के बाज़ारों में भारत की किन किन वस्तुओं की मांग अधिक थी? तो जो यूरोप के बाज़ार थे, भारत में जो बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की भी यहाँ पे मांग बढ़ी। प्रश्न 12वां देखें तो प्रश्न 12वें में दिया गया है कि सहायक संधि की क्या शर्तें रखी गई थीं? सहायक संधि की शर्तें, भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने की इजाज़त नहीं होगी, देशी रियासत कंपनी की अनुमति के बिना
किसी अन्य राज्य से युद्ध संधि या मैत्री नहीं कर सकेगा। और तीसरा दिया है कि देसी रियासतें जो हैं अपने दरबार में एक अंग्रेज रियासतें रखेंगे तथा रेजिडेंस के परामर्श के अनुसार ही रियासत का शासन प्रबंध करेगी। प्रश्न 13वां में देखें तो इसमें दिया गया है कि वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में क्या क्या सुधार किए गए थे। तो देखिए, वारेन हेस्टिंग द्वारा न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित सुधार किए गए थे। ये जो है 1772 में वारेन हेस्टिंग द्वारा एक नई न्याय व्यवस्था स्थापित की गई। इस व्यवस्था में प्रावधान किया गया कि हर जिले में 2 अदालत होंगी, फौजीदारी अदालत और दीवानी अदालत। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत या इसके अंतर्गत एक नई सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। चलिए अगला प्रश्न है प्लासी युद्ध, ये 14 में दिया गया है। इसके क्या कारण थे प्लासी के युद्ध के? तो प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। देखिए, 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे और कंपनी के सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था, क्योंकि वह कंपनी को व्यापारिक रियासतें तथा सुविधाएं भी आसानी से प्रदान नहीं करते थे। नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया था। ठीक, आगे अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया है। तो देखें, इसमें 15वां प्रश्न में है कि स्थानीय शासकों और कंपनी के बीच टकराव के क्या कारण थे। तो जो स्थानीय शासक हैं और जो वहाँ की जो कंपनी हैं, उनमें विशेष रूप से यहाँ हथियारों की मदद चल रही थी। यह व्यापार हथियारों की मदद से यानी शुरू हुआ था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा गया था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। प्रश्न 16, यूरोप व्यापारिक कंपनियों में प्रतिस्पर्धा के क्या कारण थे। तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में जो स्पर्धा के जो कारण हैं, सभी व्यापारिक कंपनियां एक जैसी ही वस्तुएं खरीदना चाहती थी और सभी व्यापारिक कंपनियां अधिक मुनाफा अर्जित करना चाहती थी। बाजारों पर कब्जे की होड़ में व्यापारिक कंपनियों के बीच आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें तो इसमें दिया गया है 17वां प्रश्न है, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने राज्य विस्तार के लिए कौन सी नीति अपनाई। जनरल लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823, इसने सर्वोच्चता की एक नई नीति शुरू की। इस नीति ने गवर्नर जनरल के भारतीय रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने और यदि आवश्यक हो तो उनके अधिकार को भी खत्म करने के आधार पर जोर दिया। यह हस्तक्षेप ना करने की उनकी पिछली नीति के विपरीत था। प्रश्न 18 देखें तो प्रश्न 18 में दिया गया है कि लड़ाई डलहौजी की विलय नीति क्या थी तथा इस नीति में किन किन भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में रखा गया था। तो लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति इस तर्क पर आधारित थी कि अगर किसी शासक की मृत्यु हो जाती है और उसका कोई पुरुष वारिस नहीं है तो उसकी रियासत हड़प कर ली जाती थी और यानी कंपनियों के भूभाग का जो हिस्सा वह बन जाती थी। इस नीति से सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लिया गया था। तो ये जो प्रश्न 18 है इसके ही साथ है इसकी जो है सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अपनी एड ग्रेड में इनको ज़रूर लिख लीजिए। आगे आगे जो अध्याय दिए गए हैं उन सभी अध्यायों को अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि अगली जो वीडियो जैसे डलती है आपके चैनल पर सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते चलिए, जिससे कि मुझे भी पता चले कि बच्चे इसको जो है देख रहे हैं। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।